हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और सारे सवाल मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, जो इमेज वाले सवाल हैं मैं वो भी ले रही हूँ, जो बिना इमेज के है वो तो मैं ले ही रही हूँ। तो सारे सवाल आपको कराए जाएंगे, एक भी सवाल आपका नहीं छूटने पाएगा। और इसके अलावा जितने भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ सारे अच्छे से देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है, निम्न में से खुली प्लग कुंजी का प्रतीक कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। अब देखिए, जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है ये क्या है? ये बैटरी का प्रतीक है, मतलब उसमें बैटरी या फिर सेल लगाई गई है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्लस और माइनस दोनों होता है, तो इसलिए प्लस माइनस से आप पहचान जाएंगे कि ये बैटरी है। और जहाँ पे आप ऑप्शन ए देख लीजिए, उसमें बीच में पॉइंट लगा हुआ है, ये है बंद प्लग कुंजी, और ये जिसमें पॉइंट नहीं है वो है खुली प्लग कुंजी। सवाल समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से ओम किसका मात्रक है? हमेशा आपसे सवाल पूछा जाता है, ये जो है आपको यूनिट दी जाती है और उसका मात्रक आपसे पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मात्रक दिया है, आपको उसकी यूनिट पूछी जा रही है कि ये जो मात्रक है वो किसका है। तो ऑप्शंस हैं विद्युत धारा, विद्युत विभव, प्रतिरोध या इनमें से कोई नहीं। नन का मतलब क्या है? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नहीं, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। सारे सवाल आपको मात्रक वगैरह सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो विद्युत धारा होती है या विद्युत जो प्रतिरोध होता है, उसमें वोल्टेज जो होता है उसको मापने के लिए किसका यूज़ किया करते हैं हम? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पिछले क्वेश्चन में कराया है मैंने। सवाल का आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3। यदि एक तार में प्रवाहित धारा को दुगना कर दिया जाए तो विभवांतर क्या होगा? यदि धारा दोगुनी है तो विभवांतर क्या होगा? समान रहेगा, दो गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, या कोई एक ये वैल्यू होगी। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो यदि तार में हम प्रवाहित धारा को क्या कर दें? दो गुना कर दें, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? हमेशा जो है दोगुना रहेगा। जैसे 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 धारा जितनी होती जाएगी विभवांतर उसी हिसाब से होता जाएगा। अगर धारा को हम 3 गुना कर देंगे तो विभवांतर 3 गुना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर बनेगा। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं यही सवाल आपसे फिर से पूछूं, यदि मान लो विद्युत धारा को हम आधा कर दें तो क्या विभव आधा होगा? कमेंट करिएगा। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ, विद्युत धारा हमेशा जो विभव होगा वो आधा होगा। देखो मैंने अभी अभी कहा, जैसे धारा रहेगी वैसे विभव रहेगा। बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगी, घटेगा तो वो भी घटेगी। जितना घटेगा उतना घटेगी, जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगी। ठीक, चलिए सवाल नंबर 4। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, उपरोक्त में से दोनों, या निम्न में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का हमारा। तो ऑप्शंस आप देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। जो गतिमान आवेशित कण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, यानी कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। अब आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे हम किस से प्रदर्शित करते हैं? आपको जब मैंने ये चैप्टर करवाया था बेसिक से, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि साइन याद रखिएगा, कौन सा किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, जिसने भी बेसिक वीडियोस नहीं देखी हैं मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो आप अगर वीडियो एक बार देख भी लोगे ना तो आसानी से आपको हर चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फैराडे ने, ऑरेस्टेड ने, एम्पियर ने या बोर ने? अब आप कहोगे एम्पियर, ये तो धारा का मात्रक है। तो जो ये एम्पियर एक वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पे धारा का मात्रक रखा गया है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। तो विद्युत क्षेत्र का जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज किसने की थी? ऑरेस्टेड ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सवाल का सही जवाब होगा। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। आई जो मतलब जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और अगर मैं कहूँ कि जो आपका फॉर्मूला है तो उसमें आई बराबर क्या होता है? फॉर्मूले में याद करो फॉर्मूला, V/R।
जैसे v बराबर आई आर होता है, वैसे ही जब i की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो v अपॉन आर हो जाएगा। r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, v अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही सूत्र से आप 3 सूत्र को याद कर सकते हैं, क्योंकि आपसे सीधा सवाल नहीं पूछा जाता है, उसको उसी सवालों को घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है, अतिलघु में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको याद है तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक, चलिए सवाल नंबर 6, विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका, सभी बिंदुओं पर समान रहता है, यानी कि ऑप्शन डी सवाल का सही उत्तर बनेगा। अब विद्युत धारावाहिक जो सीधी लंबी प्रणालिका है उसका चित्र देख लीजिए, क्योंकि आपसे ये चित्र जो है पूछा जाता है और आपसे बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो उस पर देखो 2 तरीके का आता है, एक धारावाही प्रणालिका के सिरों पर उसके चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के नाम लिखिए, ऐसा सवाल आ सकता है, या फिर प्रणालिका के बाहर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आरेख बनाइए। दोनों ही फिगर्स आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको फिगर याद है तो थ्योरी आराम से लिख लोगे। ठीक है, तो फिगर ज़रूर याद रखिए, इसलिए मैं फिगर आपको दिखाती हूँ। जो चीज़ आप देखते हो वो चीज़ जल्दी याद होती है, मैंने आपको कहा हुआ है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ऑप्शंस हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, एम्पियर के तैरने के नियम से, या दाएं हाथ की हथेली के नियम से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर के तैरने के नियम से। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एम्पियर के तैरने के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। ओके, सवाल समझ में आया। अब चारों का आप फिगर देख लीजिए, ये है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और ये जो चित्र है एम्पियर के तैरने का नियम है, और चौथा है दाएं हाथ की हथेली का नियम। चारों ही आप नियम के फिगर देख लो, क्योंकि चारों ही आपसे पूछे जाने वाले हैं सवाल में। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, और कोई नहीं चाहेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में इतने सारे नंबर मिलते हैं तो कोई हम उसको छोड़ के आए, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड के किसी परीक्षण बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बराबर होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, या अनुक्रमानुपाती होती। देखो जब मैंने आप यहाँ पे इसका थ्योरी का वो करवाया था, मैंने जब इसके प्रूविंग करवाई थी तो वहाँ पे हर चीज़ आपको समझाई थी ना, समीकरण बना करके 4 समीकरण वहाँ पे बनाए थे। ध्यान से सोचो, याद करो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कहाँ से कहाँ तक के, जो जहाँ से बी शुरुआत होती है, जहाँ से हम एक कोड बनाते हैं, वहाँ से लेकर के जहाँ बिंदु आर तक जाता है, वहाँ पे बिंदु पी तक जाता है, वहाँ के बीच की दूरी क्या थी, आर थी। तो जो क्या थी, वी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी, है ना, पढ़ाया था। अब ये जो मैंने पढ़ाया था आप इसका फिगर भी देख लीजिए ध्यान से, जो अभी आपके सामने गया वो मैंने इस तरीके से आपको फार्मूला बताया हुआ था। ठीक है, जिसको प्रूविंग नहीं आती है जाके फार्मूला देख लो, प्रूव कर लो। ओके, चलो सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की संरचना का भाग नहीं है, ब्रुश, चोक कुंडली, आर्मेचर, या फिर क्षेत्र चुंबक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो चोक कुंडली है वो विद्युत मोटर की संरचना का भाग नहीं है। अब विद्युत मोटर जो है, आप उसका ये फिगर देखिए, फिगर आपको याद कर लेना है। अभी अभी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, जो फिगर आप देख रहे हो इसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो, कोशिश करो ड्रॉ करने की, नहीं तो वीडियो पूरा अंत तक देख लो। उसके बाद जहाँ से फिगर शुरुआत हुई है एक एक फिगर पे रुको, वहाँ से फिगर को देखो और उसको कॉपी पे प्रैक्टिस करो। नहीं करोगे तो मैं अभी बता रही हूँ, आप नहीं अच्छे से पेपर होगा आपका। जो मैं बोल रही हूँ एकदम समझ लो ब्रह्मा की वाणी है, सही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये बात मेरी कब याद आएगी, जब बोर्ड पेपर दोगे तब याद आएगी। तो यहाँ पे बैठ के रोना मत कि मैम ने हमें बताया नहीं था। चलो 10वां सवाल, विद्युत मोटर में स्थानांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है, विद्युत मोटर करता है। यहीं से सवाल 2 बन गए, जो अभी लैंग्वेज मैंने बोला उस पर, और ये जो सामने लिखा हुआ इस पर। विद्युत मोटर में स्थानांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। एक दूसरा सवाल बनता है कि विद्युत मोटर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक में बदलता है या यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है,
तो आई होप, उम्मीद है मुझे कि सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। अभी कॉपी पेन निकालो और जितने भी फिगर बनाए सारे प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अपने स्वास्थ्य का इस समय ज़रूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय सर्दियाँ आ रही हैं तो थोड़ा सा आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। दवा ववा लेते रहना, कुछ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं अपनी बातों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।